नमस्कार। आज हम एक ऐसे कोरियाई ड्रामा की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने 2007 में आने के बाद एक अलग ही छाप छोड़ी, कॉफ़ी प्रिंस। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और विश्लेषण हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि रिलीज होने के इतने साल बाद भी ये शो क्यों इतना पसंद किया जाता है। बिल्कुल। और इसमें ऐसा क्या खास था, है ना? हाँ, मतलब कहानी में ऐसा क्या था? क्योंकि ये सिर्फ एक और रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। इसकी खासियत इस बात में भी है कि इसने अपने समय यानी 2007 के हिसाब से कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों को छुआ जिन पर उस दौर में खुलकर बात करना आम नहीं था, खासकर कोरियाई टेलीविजन पर। वो लैंगिक पहचान और समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं को लेकर इसमें एक दिलचस्प नजरिया देखने को मिलता है। हाँ, और कहानी का जो आप कह सकते हैं जो मूल आधार है वो भी काफी अनोखा है। एक तरफ है गो युनचान, जिसे यून युनयानी निभाया है। बेहतरीन एक्ट्रेस। हाँ, वो एक जिम्मेदार मेहनती लड़की है जो अपने परिवार को संभालने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है, कई कई नौकरियां करती है। लेकिन उसका होलिया, मतलब छोटे बाल, ढीले ढाले कपड़े, उसे देखकर अक्सर लोग उसे लड़का समझ लेते हैं। सही। और दूसरी तरफ चोई हन क्यूल, जिसे गोंगयून ने निभाया है। गोंग्यू। हाँ, वो एक अमीर परिवार का लापरवाह वारिस है जिसे न काम में दिलचस्पी है न रिश्तों में। उसकी दादी वो उसे सुधारने और शादी के लिए तैयार करने पर तुली हुई हैं, लगातार ब्लाइंड डेट्स पर भेजती रहती हैं। और यहीं से कहानी में मजा आता है ना? इन ब्लाइंड डेट से बचने के लिए हानक्यूल युन चान को, जिसे वो लड़का समझ रहा है, हाँ, यही तो पेच है। अपना गे प्रेमी होने का नाटक करने के लिए पैसे देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दादी उसे एक चैलेंज देती हैं, एक पुराना घाटे में चल रहा कैफे सुधारने का। वरना पैसे बंद। हाँ, वरना उसकी सारी आर्थिक मदद बंद। और इस चैलेंज के पिनत खुलता है कॉफी प्रिंस कैफे। बिल्कुल। और हानक्यूल का आइडिया है कि कैफे में सिर्फ हैंडसम लड़के काम करेंगे ताकि लड़कियां आकर्षित हों। बिल्कुल। और इसी चक्कर में वो युनचान को भी नौकरी पर रख लेता है, ये जाने बिना कि वो असल में एक लड़की है। तो ये है कहानी का शुरुआती सेटअप। ये सेटअप अपने आप में दिलचस्प है, नो डाउट। पर सिर्फ इस कहानी की वजह से तो ये शो इतना यादगार नहीं बना है ना? वो क्या खास बात थी जिसने इसे 2007 में और आज भी इतना अलग और महत्वपूर्ण बना दिया? मेरे ख्याल से इसकी असली गहराई वो कहानी कहने के तरीके और उठाए गए मुद्दों में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो कॉफी प्रिंस को खास बनाती है वो है इसका लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी और आकर्षण यानी अट्रैक्शन के सवालों को बहुत ही मानवीय ढंग से पेश करना। याद रखिए, ये 2007 का कोरिया है, जहां समाज काफी हद तक पारंपरिक और रूढ़िवादी था। उस दौर के ज्यादातर ड्रामाज में प्रेम कहानियां बहुत सीधी सादी होती थी, हीरो हीरोइन के बीच। और यहाँ हमारे पास एक हीरो है, हानक्यूल, जो खुद को पूरी तरह स्ट्रेट समझता है। लेकिन उसे युनशान के लिए भावनाएं महसूस होने लगती हैं, जिसे वो लड़का समझ रहा है। हाँ, ये चीज उसे अंदर तक हिला देती है। वो अपनी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने लगता है, कंफ्यूज होता है, परेशान होता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक उलझन नहीं थी, ये उसकी अपनी पहचान से जुड़ी कश्मकश थी। बिल्कुल। और शो ने इस कश्मकश को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया। ये सिर्फ इस बारे में नहीं था कि क्या मैं गे हूं, बल्कि ये ज्यादा इस बारे में था कि मुझे इस इंसान के लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्या मेरे आकर्षण का आधार जेंडर है या वो इंसान खुद? वाह! ये उस समय के लिए बहुत बारीक और प्रगतिशील सोच थी। शो ये सवाल पूछता है कि क्या प्यार किसी लेबल या जेंडर का मोहताज है? हाँ, और जिस तरह से युनचान का किरदार लिखा गया है वो भी काबिले तारीफ है। वो टॉम बॉय है, लेकिन उसे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो जैसी है वैसी ही सहज है। बिल्कुल कंफर्टेबल है अपनी स्किन में। हाँ, उसे लड़की की तरह दिखने या बर्ताव करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता, जब तक ये हालात उसे मजबूर नहीं करते, मतलब कैफे वाली नौकरी के लिए। शो ने उसे सिर्फ लड़के जैसी दिखने वाली लड़की की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया जिसकी पहचान सिर्फ उसके जेंडर तक सीमित नहीं है। सही कहा। और जब सच सामने आता है कि युनचान लड़की है, तो हान क्यूल का गुस्सा और वो धोखा महसूस करना भी वो स्वाभाविक लगता है। हाँ, बिल्कुल, कोई भी महसूस करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर में वो युनचान को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि उसका प्यार युनचान के लड़का या लड़की होने पर नहीं, बल्कि युनचान के व्यक्तित्व पर, उसकी आत्मा पर आधारित था। ये संदेश बहुत शक्तिशाली था। बिल्कुल। और इस सब के बीच गोंग यू और यून यून हे की केमिस्ट्री, क्या कमाल की केमिस्ट्री थी।
शायद ही कोई के ड्रामा फैन होगा जो इस जोड़ी को पसंद ना करता हो। आइकॉनिक जोड़ी है। उनके बीच की नोक झोंक, वो अनकहे जज्बात, वो भावनात्मक उतार चढ़ाव, सब कुछ इतना असली लगता था। क्या आपको लगता है कि ये केमिस्ट्री इसलिए भी इतनी असरदार थी क्योंकि ये किरदारों की इसी अंदरूनी कश्मकश और मुश्किल हालात से जुड़ी हुई थी? निश्चित रूप से उनकी केमिस्ट्री सिर्फ रोमांटिक पलों में नहीं दिखती थी, बल्कि उनके झगड़ों में, उनकी उलझनों में, उनकी दोस्ती में भी नजर आती थी। वो एक दूसरे को जिस तरह समझते थे या समझने की कोशिश करते थे, उसमें एक सच्चाई थी। गोंग यू ने हान क्यूल के कन्फ्यूजन, गुस्से और फिर धीरे धीरे पनपते प्यार को बहुत खूबसूरती से दर्शाया। और यून हे ने यून चान की मजबूती, उसकी वल्नरेबिलिटी और उसके दिल की सच्चाई को बखूबी पेश किया। दर्शक उनसे जुड़ावा महसूस करते थे। सही कहा। तो ये तो हुई मुख्य कहानी और किरदारों की बात, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। एक और बात जो मुझे लगता है इसे खास बनाती है, वो है कैफे का माहौल और बाकी के किरदार। वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोहरे नहीं थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कॉफी प्रिंस सिर्फ यून चान और हान क्यूल की कहानी नहीं है। कैफे में काम करने वाले बाकी प्रिंस जैसे हारिम, सनकी, मिन्योप, हाँ, वो सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी कहानियां थीं, अपने सपने थे, अपनी परेशानियां थीं। वो सब मिलकर एक फाउंड फैमिली जैसा माहौल बनाते थे। उनका आपस का भाईचारा, एक दूसरे का साथ देना, ये सब शो को एक गर्मजोशी और सुकून भरा एहसास देता था। जैसे वो जापानी मूल का किरदार नोसुनकी, जो बहुत कम बोलता था लेकिन उसके हाव भाव और कामों में गहराई थी, या फिर वो वफादार और थोड़ा नासमझ सा दिखने वाला हुआंग मिन्योप, जो यून चैन की बहन के पीछे पड़ा रहता था। हाँ, वो काफी फनी था। ये किरदार कहानी में ह्यूमर और हल्कापन भी लाते थे, लेकिन उनके भी अपने भावनात्मक पल थे। और सिर्फ कैफे के लड़के ही नहीं, हान क्यूल का कजिन चोए हान संग, जिसे ली सन क्यून ने निभाया था। हाँ, ली सन क्यून बेहतरीन एक्टर। और उसकी उलझी हुई प्रेम कहानी हान यूजू चे जंगेन के साथ, वो भी कहानी का एक अहम हिस्सा थी। उनकी कहानी थोड़ी ज्यादा परिपक्व और जटिल थी, जो मुख्य जोड़ी की कहानी के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाती थी। हाँ, वो एक अलग ट्रैक चल रहा था। हाँ, हान संग का शांत स्वभाव, उसका संगीत, यूजू की आजाद ख्याली और असुरक्षाएं, इन किरदारों ने भी कहानी को गहराई दी। तो एक तरह से ये कई किरदारों के बड़े होने, अपनी पहचान और रिश्तों को समझने की कहानी है, जिसे हम कमिंग ऑफ एज कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग उम्रों और हालातों के किरदारों के लिए था। हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा था, बदल रहा था। बिल्कुल, ये किरदारों के बदलने और सियाने होने का सफर था। हान क्यूल एक लापरवाह अमीरजादे से एक जिम्मेदार और समझने वाले इंसान में बदलता है। युनचान अपनी पहचान और प्यार को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास पाती है। हान संग और यूजू अपने उलझे हुए अतीत और भविष्य से जूझते हैं। ये सब मिलकर कहानी को ज्यादा यथार्थवादी और रिलेटेबल बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि शो आज भी इतना ताज़ा लगता है। वो जो कैफ़े का आरामदायक माहौल है, वो दोस्ती है, वो कॉफ़ी बनाने की आवाज़ें और खुशबू, ये सब मिलकर एक बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव रचते हैं। ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एक एहसास है। हाँ, वो कोजी वाइब जिसे कहते हैं, वो इसमें भरपूर है। प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और यहाँ तक कि साउंड ट्रैक भी इसमें बड़ा योगदान देते हैं। साउंड ट्रैक तो आज भी बहुत लोकप्रिय है। हाँ, गाने तो बहुत अच्छे थे। वो गाने कहानी के मूड और किरदारों की भावनाओं को बहुत अच्छे से पकड़ते थे। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो कॉफी प्रिंस की सफलता के पीछे क्या मुख्य कारण रहे? एक तो जाहिर है गोंग यू और यून हे की जबरदस्त केमिस्ट्री, नंबर 1। दूसरा, कहानी का अनोखा आधार और लैंगिक पहचान जैसे मुद्दों को छूना। बिल्कुल। तीसरा, सिर्फ मुख्य ही नहीं बल्कि सहायक किरदारों का भी सशक्त होना और उनकी अपनी कहानियां। और चौथा, वो आरामदायक, गर्मजोशी भरा माहौल और यादगार संगीत। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही सारांश है। इसने रोमांटिक कॉमेडी के जॉनर में रहते हुए भी कुछ नया करने की कोशिश की। इसने दिखाया है कि के ड्रामा सिर्फ सपनों जैसी प्रेम कहानियां ही नहीं, बल्कि समाज से जुड़े थोड़े मुश्किल और संवेदनशील विषयों पर भी बात कर सकता है। हाँ, वो भी बिना उपदेश दिए, एक मनोरंजक तरीके से। और इसने कहीं ना कहीं आगे आने वाले ड्रामास के लिए भी दरवाजे खोले होंगे, जिनमें किरदारों की सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा खुलकर बात की गई हो। इसने साबित किया कि दर्शक ऐसी कहानियों के लिए तैयार हैं जो थोड़ी अलग हो, जो सोचने पर मजबूर करें। हाँ, इसका प्रभाव जरूर रहा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इसने अकेले ही सब कुछ बदल दिया, लेकिन इसने निश्चित रूप से उस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की।
इसने दिखाया कि आप एक मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम ड्रामा में भी ऐसे विषयों को छू सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कॉफी प्रिंस सिर्फ गुजरे जमाने का एक हिट शो नहीं है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने अपने समय के हिसाब से हिम्मत दिखाई, सही कहा। जिसने किरदारों को गहराई दी और जिसने रोमांस को एक नए नजरिए से पेश किया। इसकी कहानी, इसके किरदार और इसका एहसास आज भी दर्शकों से जुड़ता है। सही कहा। ये उन क्लासिक्स में से हैं जिन्हें आप बार बार देख सकते हैं और हर बार कुछ नया महसूस कर सकते हैं। किरदारों की उलझनें, उनका विकास, कैफे की वो दुनिया, ये सब मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बनाते हैं। इसने लैंगिक पहचान और प्यार की सीमाओं को लेकर जो सवाल उठाए, वो आज भी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। 2007 में जब कॉफी प्रिंस आया था, तब से लेकर आज तक, मतलब लगभग 1.5 दशक से ज्यादा के समय में, मीडिया में, चाहे वो फिल्में हों, टीवी शोज हों या वेब सीरीज, लैंगिक भूमिकाओं, पहचान और आकर्षण को जिस तरह दिखाया जाता है, उसमें कितना बदलाव आया है। सोचने वाली बात है। क्या समाज और कहानियां कहने वाले ज्यादा खुले हुए हैं? और कॉफी प्रिंस जैसी कहानियों का इस सफर में क्या योगदान रहा है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।